गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 9:04 हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 7 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। मीनू, अंशु, अवनीश, सौरभ, भगत, रवि, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आइए जी, आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। जल्दी से याद दिलाएं, लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे। बातचीत वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जहां तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने लास्ट बात की थी फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे संविधान के भाग 1 के बारे में। इसके अलावा प्रियम्बल और अनुसूचियों के बारे में, शेड्यूल्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे। I have a question. Recently, I am searching all the presidents of India, but it shows some acting presidents. What are the acting presidents? ईशान, हाँ, ओके। मेरे भाई देखो, हमने भारत के राष्ट्रपति का पद बनाया है, लेकिन हमने ये प्रोविजन भी बनाया है कि अगर भारत के राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं या राष्ट्रपति कभी भी गैर मौजूद होते हैं, एब्सेंट होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, विदेशी दौरे पर होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वही राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपना इस्तीफा दे दे, या प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट लग जाए, महाभियोग लग जाए, उसको उसके पद से हटा दिया जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 1969 में देश के तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई। और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उस समय भारत के वाइस प्रेसिडेंट वी गिरी हुआ करते थे। तो वी गिरी उनके स्थान पर क्या बन गए? एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। कहने का मतलब, जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा तब तक उसके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो वो जो आपने देखा कार्यवाहक राष्ट्रपति, उसका मतलब ये था। सर, क्या यूपीएसआई के लिए ये बैच यूजफुल होगा? बिल्कुल होगा मेरे भाई, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे आप यूपीएसआई के। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संविधान का भाग 1, जिसमें हमें पढ़ना है अबाउट यूनियन एंड टेरिटरीज, संघ एवं इसका क्षेत्र। ये संविधान का भाग 1 है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वही क्या कहलाते हैं? पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही कहलाता है संविधान का भाग 1। सर, ये यूपी पुलिस के लिए है। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल है। बिल्कुल परेशान मत होइए, यूपी पुलिस के आपके जीएस के क्वेश्चन इस बैच से बड़े आराम से होंगे, निश्चिंत रहिए आप। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र के प्रावधान किए गए हैं। और शुरुआती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 4 आर्टिकल हैं, वही क्या कहलाते हैं? संविधान का भाग 1, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 1, जो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 या अनुच्छेद 1 के ही तहत या 1 के ही अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और अगर मैंने कहा राज्यों का संघ होगा,
तो यहां पर राज्यों में हम भारत के 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र दोनों शामिल करते हैं। कहने का मतलब स्टेट्स शब्द में भारत के सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोनों ही क्या होंगे, शामिल होंगे। सर यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? हमारे देश की वो टेरिटरीज, वो क्षेत्र जहां पर केंद्रीय सरकार के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, उसी को हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं, संघ शासित क्षेत्र। कहने का मतलब वहां पर अलग से स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है, वहां पर संघीय प्रशासन चलता है। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं। उन्हीं का संघ है इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत। तो आर्टिकल 1 से ही हमें यह भी पता चलता है कि संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश के दो नाम हैं। इंग्लिश में हम कहलाते हैं इंडिया और हिंदी में हम कहलाते हैं भारत। इसके बाद आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 2, जो कि प्रावधान करता है एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश। अगर भारत में किसी भी नए राज्य का गठन होता है, अगर हमारे देश में किसी भी नए राज्य का गठन नहीं बोल सकते, आप कह सकते हैं कि अगर हमारे देश में कोई भी बाहरी क्षेत्र या बाहरी राज्य आकर शामिल होना चाहता है, तो ये हरगिज पॉसिबल है एज पर आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी विदेशी राज्य का विलय किया जा सकता है, किसी भी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है। ऐसा कई बार हुआ है। भाई आप जानते होंगे पौंडीचेरी की यदि हम बात करें तो पौंडीचेरी पहले फ्रांसीसियों के अधिकार में हुआ करता था। फ्रांसीसियों से ही पौंडीचेरी को खाली करवाया गया। गोवा, दमन दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में था। गोवा और दमन दीव से भी पुर्तगालियों को निकाला गया। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिक्किम। आप जानते होंगे पहले सिक्किम भारत का भाग नहीं था। सिक्किम को भारत संघ में बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया तो ध्यान रखेंगे, एडेड बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत सिक्किम का विलय भारत में किया गया और सिक्किम को असम का सह राज्य बना दिया गया। लेकिन अगले ही साल सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन अगले ही साल सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये देश का 22वां राज्य बना। किस अमेंडमेंट के तहत? बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। भारत में विलय 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को मिला बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत।
अगला, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 3, जो प्रावधान करता है अबाउट बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज। भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का जन्म और इनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। अगर भारत राज्य क्षेत्र में ही किसी नए राज्य का गठन होता है, कोई नया राज्य बनाया जाता है, या किसी भी राज्य की सीमाओं में फेरबदल करके परिवर्तन करके किसी नए राज्य को अस्तित्व में लाया जाता है, तो दैट कैन बी पॉसिबल बाय आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसे बनाया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। लेकिन फर्क इतना सा है, ध्यान रखेंगे, अगर आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाएगा, या अगर भारत में किसी भी नए राज्य का गठन किया जाएगा, या किसी भी एग्जिस्टिंग स्टेट की बाउंड्रीज में फेरबदल करके कोई भी नया राज्य बनाया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस आर्टिकल को प्रभावित करने वाला कानून राष्ट्रपति की अनुमति से ही बनाया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस ही राष्ट्रपति की परमिशन से शुरू की जाएगी। सबसे पहले राष्ट्रपति से ही अनुमति ली जाएगी, और राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद ही उस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। इसके भी हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जब 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर राज्य को की सीमा में फेरबदल करके या परिवर्तन करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया, और अब ये यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नाम से। तो कहने का मतलब, जम्मू कश्मीर राज्य को अगर 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब यह है कि वो आर्टिकल 3 के तहत किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 4, जो कहता है लॉज मेड एज पर आर्टिकल 2 एंड 3 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन आर्टिकल 368। कहने का मतलब, अगर आर्टिकल 2 या 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब, उसे एक साधारण प्रक्रिया से भी किया जा सकता है, या उस कानून को एक ऑर्डिनरी प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन में संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, यानी कि विशेष बहुमत चाहिए होता है। लेकिन आर्टिकल 2 और 3 को प्रभावित करने वाले कानून साधारण बहुमत से भी बनाए जा सकते हैं। साधारण बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, आधे से ज्यादा, और विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी।
लेकिन आर्टिकल 4 में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर भारत सरकार के द्वारा भारत का कोई भी क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को सौंपा जाता है तो फिर उस कंडीशन में संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा, जो कि लास्ट आप जानते हैं कब हुआ? 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, जिसके तहत हुआ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। भूमि सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, जो किस किस के बीच हुआ? बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता। दो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको LBA, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कहते हैं, भूमि सीमा समझौता कहते हैं, जिसके तहत भारत ने अपना कुछ क्षेत्र या भारत ने अपने कुछ गांव बांग्लादेश को सौंपे थे और बांग्लादेश के कुछ गांवों का विलय भारत में हुआ था। अगर केवल बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र भारत में शामिल करना होता तो इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करने की कंपल्सन नहीं थी, अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन हमने अपना भी कुछ क्षेत्र किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। और क्योंकि अपना क्षेत्र भी बांग्लादेश को दिया इसीलिए उसमें संविधान संशोधन करना अनिवार्य था। ये प्रोविजन किया गया है, ये प्रावधान किया गया है। अगर बाहर का कोई क्षेत्र शामिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संविधान संशोधन करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना एरिया किसी को दे रहे हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा भाई। किसी भी प्रकार से आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, ट्रांजेक्शन करवा लिया जाते हैं कुछ लालच देकर, उस प्रकार की स्थिति में क्या करें? उसके लिए बड़ी अच्छी तात्कालिक व्यवस्था है और हम इसमें NHA ने एक नंबर जारी किया है। ये नंबर मैं आपको कई बार 2 या 3 बार रिपीट 155260। ये नंबर है 155260, फोन नंबर है 155 260। ये नंबर को नोट डाउन करके रखिए। कभी भी किसी भी कारणवश अगर कोई फ्रॉड होता है आपके साथ तो तत्काल इस नंबर पर फोन लगाइए। उस रजिस्टर्ड नंबर से, जो रजिस्टर्ड नंबर बैंकिंग की ट्रांजेक्शन के लिए आपने रजिस्टर्ड किया, उस नंबर से आप फोन लगाएंगे तभी काम हो पाएगा। ये आवश्यक है, ध्यान रखिए कि आपको जो आपका फोन मोबाइल नंबर है या जो भी आपका फोन नंबर है जो बैंकिंग के ट्रांजेक्शन के लिए, किसी प्रकार के बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप ये 155260 नंबर पर फोन लगाइए। आप बताएंगे तो आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी, जैसे आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका कार्ड नंबर। नेक्स्ट, इसके बाद है संविधान का भाग 2, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक संविधान का है भाग 2, जिसमें प्रोविजन किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है सिटीजनशिप या नागरिकता के विषय में। चलिए सबसे पहले देखते हैं नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स। अनुच्छेद आर्टिकल 5 में है सिटीजनशिप ऑफ पीपल एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अप्लाइड। कहने का मतलब संविधान लागू होने के समय लोगों को प्रदान की गई भारत की नागरिकता। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, यानी कि जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ,
तो उस समय भारत में जितने भी लोग निवास कर रहे थे, जितने भी लोग भारत में रह रहे थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। कंडीशन 1, यदि उसका जन्म भारत में हुआ था, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा था, या उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, या वो पिछले 5 साल से भारत में स्थायी रूप से रह रहा था, या फिर वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुका था और तब से वो नियमित रूप से भारत में रह रहा था। कहने का मतलब है, इस आधार पर उन सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई जो उस समय भारत में रह रहे थे जब भारत का संविधान लागू किया गया था। इसके बाद आर्टिकल 6 कहता है, सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए लोगों की नागरिकता, वो सारे के सारे लोग जो विभाजन के बाद पाकिस्तान से पलायन करके हमेशा के लिए भारत में आ गए, उनकी नागरिकता के प्रावधान, उनकी नागरिकता के ही विषय में प्रोविजंस किए गए हैं आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद 6 में। और ध्यान रखेंगे, प्रोविजंस क्या किए गए हैं, जितने भी लोग पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आए, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत में आ गए थे, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, या प्रदान कर दी गई संविधान लागू होने के समय पर, क्योंकि वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ चुके थे और 19 जुलाई 1948 ही वो तारीख तय की गई थी जब तक जिसे पाकिस्तान से भारत में आना है वो आ सकता था, जिसे भारत से पाकिस्तान जाना है वो जा सकता था। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में आएंगे या जाएंगे, तो उसके लिए संबंधित देशों से क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, अधिकार पत्र लेना होगा। तो जितने भी लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पहले भारत में आ गए पाकिस्तान से, उन्हें भी 26 जनवरी 1950 को भारत की नागरिकता दे दी गई, क्योंकि वो हमेशा के लिए पलायन करके पाकिस्तान छोड़कर कहां चुके थे, भारत। इसके बाद आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 7, जिसमें था या जिसमें है, सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान से प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता। भाई, अगर लाखों की संख्या में पाकिस्तान से पलायन करके लोग भारत में आए हैं, तो लाखों की संख्या में पाकिस्तान से भी या भारत से भी तो माइग्रेट होकर लोग कहां चले गए हैं, पाकिस्तान चले गए हैं। उन्हीं की नागरिकता के विषय में प्रावधान किया गया आर्टिकल 7 में, और ये कहा गया है कि जितने भी लोग संविधान लागू होने के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान जा चुके हैं, उनकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी गई है। अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाएं, और अगर 19 जुलाई 1948 से के बाद भी वो भारत में आते हैं, तो फिर कुछ कंडीशंस पे ही उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन जो लोग हमेशा के लिए पलायन करके भारत से चले गए पाकिस्तान, उनकी भारत की नागरिकता क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। उसके बाद है आर्टिकल 8 में सिटीजनशिप ऑफ पीआईओ, यानी कि भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, सिटीजनशिप ऑफ पीआईओ। अब ये भारतीय मूल के लोग कौन होते हैं, पीआईओ? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पीआईओ उन विदेशी नागरिकों को कहा जाता है जिनके पूर्वज कभी भारतीय थे, या जो खुद पहले भारतीय नागरिक थे लेकिन अब उन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है।
अब आप सोचेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर किसी और देश में रहने लगता है जाकर और वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वहां की नागरिकता तो हमें मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि पहले हम भारतीय थे या हमारे पास कभी भारतीय पासपोर्ट था, तो हम हमेशा क्या कहलाएंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। हम कहलाएंगे भारतीय मूल का व्यक्ति। हम कहलाएंगे भारतीय मूल के लोग। इवन अगर किसी का जन्म किसी और देश में हुआ है, विदेश में हुआ है, और उसके पास वहीं की नागरिकता है, लेकिन उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कभी भी भारत के नागरिक थे या पहले भारत के नागरिक थे, तो ध्यान रखेंगे उन्हें भी क्या कहा जाएगा? PIO। उन्हें भी भारतीय मूल का व्यक्ति कहा जाएगा। तो आर्टिकल 8 के तहत ये प्रोविजन किया गया, ये प्रावधान किया गया कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, उस समय वो सारे के सारे लोग जो विदेशों में रह रहे थे, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे या जो भारतीय मूल के लोग थे, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर उन्होंने संविधान लागू होने से पहले अपने देशों के भारतीय दूतावासों में क्या करवा लिए हैं? रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं या पंजीकरण करवा लिए हैं। तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 9। आर्टिकल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 9, जिसमें है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन क्या है? अगर भारत का नागरिक रहते हुए, अगर भारत का नागरिक रहते हुए आपने किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ली या किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो आपकी भारत की नागरिकता से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपकी भारत की नागरिकता निलंबित कर दी जाएगी। सर NRI लोग कौन होते हैं? मेरे भाई NRI लोग तो भारतीय नागरिक होते हैं, बस इन्हें NRI इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत में रह नहीं रहे होते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस। नॉन रेजिडेंट इंडियंस का मतलब है प्रवासी भारतीय। अब अगर आप में से या हम में से, मैं या आप कोई भी, अगर मैं या आप कोई भी किसी विदेश चले जाएं, किसी और देश में चले जाएं और जाकर वहीं पर अस्थायी रूप से रहने लगे, टेम्परेरीली रहने लगे, तो हम क्या कहलाएंगे मेरे भाई? NRI कहलाएंगे। जब तक हम वहां पर रहते रहेंगे तब तक हम भारत के लिए क्या है? NRI। कहने का मतलब हम हैं भारत के नागरिक, लेकिन बस हम भारत में रह नहीं रहे हैं, तो हम NRI हो गए। लेकिन अगर आप वहीं पर जाकर वहीं की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो आप PIO बन जाएंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्लियर हो गई बात? तो आर्टिकल 9 में होता है टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, नागरिकता का निलंबन। तो अगर भारत का नागरिक किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किसी भी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता क्या कर दी जाती है? निलंबित कर दी जाती है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट,
अगला है आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है सिटीजनशिप कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अनटिल एंड अनलेस पार्लियामेंट मेक सच प्रोविजंस। इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक के नागरिकता के अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त छीने या समाप्त नहीं किए जा सकते। अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर मैं भारत का नागरिक हूं, तो हमारे नागरिकता के अधिकार हमारे पास तब तक बने रहेंगे, हमसे तब तक छीने नहीं जा सकते जब तक ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई लॉ संसद के द्वारा नहीं बना दिया जाता। सर पीआईओ के पास वोटिंग राइट्स रहते हैं, आप मुझे खुद बताइए क्या होंगे? अपनी समझ से मुझे बताइए, क्या पीआईओ के पास मतदान करने का अधिकार होगा? यस और नो? हाँ जी, बताएं जरा किस किस को क्या क्या लगता है। हमारे पास एक है एनआरआई, एक है पीआईओ। तो सवाल यह है कि पीआईओ को क्या मतदान करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा या किया जाता है? सर मॉक टेस्ट कहां देना है? आप टेस्ट इंक ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट इंक ऐप पर आपको इसका मॉक टेस्ट मिलेगा। पायल ने कहा नो, मीनू ने कहा नो, नेहा ने कहा यस, सानिया और अंशु ने कहा नो। ईशान जिसने खुद सवाल पूछा वो खुद ही कह रहा है नो। तो मेरे भाई फिर ये सवाल कहां से हो गए जब तेरे को पता ही है तो? अरे भाई, मतदान करने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, और मैं चीख चीख कर कह रहा हूं एनआरआई भारत का नागरिक है, इसीलिए इसको मतदान करने का अधिकार मिलेगा। पीआईओ भारत का नागरिक नहीं है ना, वो तो पहले भारत का नागरिक था, अब तो वो विदेशी नागरिक बन गया, तो ऑब्वियसली इसको नहीं मिलेगा अधिकार। इसमें कंफ्यूजन कैसा मेरे भाई? कैसा कंफ्यूजन इसमें? सिंपल सा सवाल है नहीं? तो मैंने कहा भारत की नागरिकता के अधिकार या राइट्स एक नागरिक के पास तब तक बने रहेंगे जब तक संसद विधि बनाकर उन्हें निलंबित नहीं कर देती है, उन्हें टर्मिनेट नहीं कर देती है। इसके बाद आर्टिकल 11, पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर सिटीजनशिप एंड अमेंडमेंट्स इन दैट। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद को अधिकार है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है और उनमें संशोधन भी कर सकती है। कहने का मतलब नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार या उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार किसको है? ध्यान रखेंगे, संसद को। संसद चाहे तो ऐसा कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे, संसद के द्वारा सबसे पहले 1955 में नागरिकता के कानून बनाए गए, जो कहलाता है सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के लिए बनाया गया सबसे पहला कानून था, जिसमें अभी तक 8 बार संशोधन या 8 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। और अमेंडमेंट्स कब कब हुए हैं? 1957 में, 1960 में, 1986, 1992, 2003, 2005, फिर 2015 और फिर 2019।
ये वो 8 बार है जब नागरिकता के कानूनों में संशोधन किए जा चुके हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया तो इसके तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बनाए गए। देयर आर 5 वेज टू गेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके होते हैं। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बाय बर्थ। अगर हमारा जन्म भारत राज्य क्षेत्र में हुआ है और हमारे माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो भाई स्वाभाविक सी बात है हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहा जाएगा जन्म से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय बर्थ। क्योंकि हमारा जन्म भारत में हुआ है और हमारे माता पिता भी क्या हैं? भारतीय। तो इसे कहेंगे जन्म से नागरिकता या सिटीजनशिप बाय बर्थ। इसके बाद अगला होता है बाय डिसेंट, यानी कि वंशाधिकार से नागरिकता। पहली कंडीशन में तो हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी शिशु का जन्म भारत के बाहर हो। तो अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म किसी भी विदेशी राज्य में होता है या भारत के बाहर होता है और अगर उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसे क्या कहा जाएगा? वंशाधिकार से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, या जिसे हम वंशानुगत नागरिकता कहते हैं। उसके बाद है बाय रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के द्वारा। कहने का मतलब अगर कोई भी विदेशी भारत में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो आप जानते हैं कि न्यूनतम मिनिमम उसे 5 साल यहां पर बिताने होंगे। अगर कोई PIO चाहता है भारत की नागरिकता तो उसे रजिस्ट्रेशन से मिल सकती है। अगर कोई विदेशी महिला जिसने भारतीय पुरुष से विवाह कर लिया हो, सीमा हैदर जैसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दिया जाने का या दी जाने का प्रावधान है। अगर कोई महिला, विदेशी महिला आकर किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेती है तो वह एलिजिबल है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। बाय नेचुरलाइजेशन, नेचुरलाइजेशन में होता है कि अगर कोई 14 साल में से 11 साल भारत में बिता लेता है तो 11 साल यहां पर बिताने के बाद वो खुद एलिजिबल हो जाता है नेचुरलाइजेशन से या देशीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। और एक तरीका होता है जो कहलाता है बाय एक्वायर्ड टेरिटरी, अर्जित भूभाग से नागरिकता। कहने का मतलब अगर किसी भी क्षेत्र या किसी भी बाहरी राज्य का विलय भारत में हो जाता है
तो अगर उस क्षेत्र को हम भारत में शामिल करते हैं तो उस क्षेत्र में आने वाले जितने भी लोग होते हैं वो तत्काल प्रभाव से ही क्या बन जाते हैं, भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो ये है बाय एक्वायर्ड टेरिटरी। ये वो 5 तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और देयर आर 3 वेज बाय विच सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड। और ऐसे 3 तरीके हैं जिससे नागरिकता समाप्त की जा सकती है। सबसे पहला है रिनंसिएशन, नागरिकता का परित्याग। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वो जब चाहे स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। वो जबरदस्ती उसे थोपी नहीं गई है। तो सबसे पहला कहलाता है रिनंसिएशन या नागरिकता का परित्याग। इसके बाद दूसरा होता है टर्मिनेशन, जो है बर्खास्तगी। अगर भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेगा या ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता का या भारत की नागरिकता से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। और तीसरी होती है डेप्रिविएशन, जिसमें है नागरिकता से वंचित करना। अगर किसी भी व्यक्ति ने गैरकानूनी तरीके से नागरिकता प्राप्त की है या वो देश के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है तो उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे संविधान का भाग 1 और भाग 2, जिसमें हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और सिटीजनशिप के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपसे मिलेंगे और कल हम बात करेंगे संविधान का भाग 3, जिसमें हमें पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू वेरी मच।